रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का अब 1 साल पूरा होने का है और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि अंतहीन नतीजे की ओर बढ़ रहा ये युद्ध देर सवेर थम जाएगा। लेकिन सुपर पावर अमेरिकी राष्ट्रपति के सरप्राइज विजिट ने एक बार फिर युद्ध की चिंगारी को भड़का दिया है। नमस्कार, आपका स्वागत है स्वदेश आवर में और मैं हूं आपके साथ राजेश सिंह। आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव के दौरे ने दुनिया को चौंका कर रख दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ये युद्ध अब महायुद्ध की ओर बढ़ रहा है। यूक्रेन की रणभूमि से बाइडेन की हुंकार और जेलेंस्की के बयानों से मिले संकेतों से तो लगता है कि रूस के लिए अब ये जंग थोड़ी मुश्किल होने वाली है। बाइडेन ने यूक्रेन को मदद का भरोसा दिलाया है, साथ ही रूस को चेताया है। उधर चीन ने रूस को हथियार देने के संकेत दिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह वर्ल्ड वॉर की राहत है। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं सुरक्षा मामलों के एक्सपर्ट रविंद्र सचदेव, साथ ही कॉमोडोर जीजे सिंह जो कि एक डिफेंस एक्सपर्ट है। आप दोनों का 18 नाउ स्वदेश पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रविंद्र सचदेव जी, हम आपके पास आने लगेंगे। किस तरह से देखा जाए बाइडेन के विजिट को? 1 साल बाद वार के 24 फरवरी को 1 साल होने को है। क्या संकेत दुनिया को दे रहे हैं बाइडेन वहां जाके? दो चीजें राजेश जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। पहली बात देखिए, बाइडेन संकेत ऑब्वियसली दुनिया को ये दे रहे हैं और रशिया को ये कि पूरा का पूरा वेस्ट और नेटो और अमेरिका एकजुट खड़े हैं। इसके अलावा बाइडेन ये मैसेज दे रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से आज तक के सबसे टॉल मिलिट्री लीडर जो बाइडेन बन गए हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय शायद चर्चिल को कहा जाता होगा वो खड़ा रहा स्ट्रॉन्ग, अब उसके बाद से जो बाइडेन इस वेस्टर्न अलायंस के लीडर बन गए हैं। एक लेगेसी बना दी है इसने अपनी। अब जहां तक बात रही, आप ये कह रहे थे कि क्या ये युद्ध महायुद्ध में बदलने जा रहा है और थर्ड वर्ल्ड की तरफ। मैं ऑनेस्टली, पता है, मैं तो कई महीनों से कह रहा हूं, मुझे ये वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी चल रही है सर। वर्ल्ड वॉर इससे अलावा और क्या होगी? वो बात अलग है, हम कहेंगे कि वर्ल्ड वॉर में करोड़ों लोग मरते हैं और दसियों देश इंक्लूड हो जाते हैं, वो आप छोड़िए। यूक्रेन में और रशिया में काफी लोग मर रहे हैं ये। बट ओवरऑल जहां दुनिया खड़ी है आज की कगार में, आज में अगर हम कहें तो ये तो वर्ल्ड वॉर चल रहा है। ये वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी चल रहा है। ओके, अब बात यह कि ये खत्म कब होगा उसका कोई आसार नहीं है। बट यस, बाइडेन ने और पिछले 1 साल में बहुत बड़ा जो काम किया है, इन्होंने पूरे यूरोप को इकट्ठा कर लिया है। वी यूरोप, हम यूरोपियंस। नेटो बढ़ गया है, स्वीडन फिनलैंड और ज्वाइन कर गए हैं, राइट। तो पूरा यूरोप एकत्रित हो गया है अपनी यूरोपियन वैल्यूज को लेके और यूरोपियन सेंस से जो यूरो अटलांटिक, इनफैक्ट जो मिनिस्टर जयशंकर बात कहते हैं, ये एग्जैक्टली वो चीज पूरी सॉलिडिफाई हो गई है एक्चुअली पिछले 1 वर्ष में। और पूरी की पूरी मदद यूक्रेन को देंगे। पर ये कि ये टटोलते हैं, ये पहले थोड़ी मदद देते हैं कि थोड़ा लंबा रेंज का रॉकेट दे दिया, टटोला, यूक्रेन ने अच्छा इस्तेमाल किया, सक्सेस अचीव किया, फिर उसे और दे दिए, राइट। शुरू से यही चल रहा है पिछले 1 साल से। पहले जैवलिन के बाद वो हाइमर रॉकेट्स थोड़े दिए, अच्छा किया, चलो जी अब टैंक्स अगले महीने के एंड तक आने शुरू हो जाएंगे। और फिर अब बात चल रही है फाइटर्स की। तो ये वॉर, ये युद्ध वेस्ट की तरफ से उन्होंने इसे को ना टैप पूरा खोल दिया है, पैसे का भी, मटेरियल सपोर्ट का भी। ऑफ कोर्स इसका इम्पैक्ट यूरोप की इकोनॉमी को, अमेरिका की अपनी इकोनॉमी को भी होगा। बट अभी के समय में ये पूरा का पूरा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं रशिया को एक पिग्मी बोना बना देने में। रशिया को खत्म, छोटा कर देंगे ये मिलिट्री रूप से, रशिया को छोटा कर रहे हैं ये इकोनॉमी रूप से, और रशिया को छोटा कर रहे हैं टेक्नोलॉजी रूप से। ये ऑब्जेक्टिव्स है। पर उधर रशिया है वो चला जाएगा, ग्राइंडर की तरह चलते जा रहा है, नुकसान ले रहा है पर ग्राइंडर की तरह चलते जा रहा है। तो ये इलाका तो यहाँ तो इस तरह का हो सकता है अगले 10 साल तक युद्ध चलता रहे, कभी गर्म कभी ठंडा, कभी गर्म कभी ठंडा। दुनिया के लिए चिंता की बात है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी चल रहा है। कर्नल जीजे सिंह, आपसे व्यू लेना पाएंगे। क्या आपको भी लगता है, क्योंकि कोविड के बाद दुनिया ऑलरेडी, इकोनॉमी सारी दुनिया की गिर गई है, ऐसे में ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरह चल रहा है, भले ही इसका ह्यूमन लाइफ पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो, लेकिन इकोनॉमी, चाहे वो वेस्ट की इकोनॉमी हो, चाहे वो रशिया की इकोनॉमी हो या बाकी देश की भी इकोनॉमी है जो किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन योर शो। दूसरी बात ये कि ये जो युद्ध है, साल बदलेगा मगर युद्ध की घड़ी चलती रहे।
मुझे ऐसे नजर आ रहा है कि ये जो अभी प्रेसिडेंट बाइडेन आए हैं, इसके साथ खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि यूक्रेन फौज का जो हौसला वो बुलंद है, सारे यूरोपियन देश खुश हैं, यूक्रेन का प्रेसिडेंट खुश है और उनको एक बहुत हौसला फजाई हुई है। और ऐसे लग रहा है कि जैसे उनको हथियार मिले हैं, क्योंकि मेरा जो ये मानना है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज के वेपन्स हैं, एमुनेशन है, एक तो बहुत प्रिसाइज होता है और इनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ही उम्दा होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि मैंने यहाँ एरो शो भी देखा है कि जैसे जैसे F-35, F-22, F-16 ऐसे जहाज जो है, राफेल, ग्रिपन, ये जहाजों बड़े ताकतवर जहाज हैं, बड़े एक्यूरेट माने हुए जहाज हैं। और दूसरी तरफ जो रशिया है, वो उसने एक स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया था जो कि 8-10 दिन रहना चाहिए था और लोगों की ये उम्मीद भी थी। मगर मैं पिछले फरवरी से और मार्च से सब जितने अपने डिफेंस एनालिस्ट यहाँ, मैं एक अलग से बोलता रहा हूं कि ये वार खींचेंगी, ज़ेलेंस्की पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि वो मानसिकता पुतिन की और रशियंस की समझता है। एक खुद यहूदी है और ये जो लोग हैं कुछ अलग मानसिकता के होते हैं और वो बात सच हुई है कि वे चली जा रही है और चलेगी। और इसमें दो राय नहीं है कि रशिया कमजोर हुआ है। रशिया पहले एक दिन के अंदर कम से कम 40,000 फायर राउंड करता था और अब उसकी जो रेट हो चुका है वो सिर्फ 5,000 तक है। ये जो वेस्टर्न्स हैं इनको नापते तोलते रहते हैं कि ये क्या कर रहा है। और दूसरी बात ये कि जितनी इंटेलिजेंस एजेंसी, जितने इनके इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं, चाहे वो एयरबॉर्न है, जैसे इवैक्स हम कहते हैं, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट जो पहले खबर दे देते हैं कहां से मिसाइल मारी, कहां जा रही है, तो ऐसे, और साथ में इनकी जो एजेंसीज हैं, जैसे अमेरिका की CIA है, इंग्लैंड की MI15 है, DGSC फ्रांस की है, मोसाद इजराइल की है, ये सभी मिलके यूक्रेन की मदद करते हैं कि कहां टारगेटिंग करनी है, क्या कैसे। इसीलिए हम देखते हैं कि जो यूक्रेन की आर्मी है वो बहुत ही कारगर तरीके से इनके वेपन्स को यूज करती है, चाहे वो हाइमर्स हो, चाहे वो टैंक्स हो, चाहे वो हॉफ्टजेर हो, चाहे वो 777 ये जो फील्ड गन्स हैं वो हो, उनके जो वेरियस जैसे पहले बता रहे थे सचदेव साहब के मिसाइल्स हों, जैसे नेपच्यून एंटी टैंक, और ये जितने भी इनके तमाम एमुनेशन इनके पास आता है उनको बहुत उम्दा तरीके से यूज करते हैं। और कुछ मैं ये भी कहूंगा कि यूक्रेन जो देश है, इस देश के बनने से पहले जब सोवियत यूनियन के अंदर था तो 40 to 45% जो R&D थी वो यूक्रेन में होती थी, यही लोग करते थे। तो ये लोग रशियन आर्मी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और उनके 91 से पहले जितने वेटरन्स हैं, क्योंकि ये देश तो 91 में बना ना, वो भी यूक्रेन के साथ है। और फिर इनके अंदर धर्म एक है, जो लैंग्वेज वो ये एक है, कल्चर एक है, एक दूसरे को समझते हैं, कोई इतना फर्क नहीं है उनकी जो मेंटालिटी है। और साथ में रशिया की जो करकरी हुई है खास करके पुतिन की। रविंद्र सचदेव, हम आपके पास आना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि रशिया के एंगल से अगर हम देखें तो कि रशिया के सोल्जर्स एग्जॉस्टेड हो गए हैं, जेल से जो कैदियों को निकाल के वार में झोंका जा रहा है, तो क्या फाइनेंशियली और ह्यूमनली अगर वार के देखें तो वो एग्जॉस्ट होकर कमजोर पड़ रहा है? देखिए, जहां तक हमें पता चलता है, और हमें तो इंफॉर्मेशन मीडिया से ही पता चलती है, राइट, और इस इंफॉर्मेशन में बाय द वे काफी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है जो इंटरमिक्स्ड है, प्रोपेगेंडा है, वेस्टर्न इंटेलिजेंस द्वारा तड़का लगाया जा रहा है। उस सबको मान भी लें तो यस, मतलब ना भी माने तो यस, ओवरऑल तो दिखता है कि रशिया की आर्मी का मोराल, रीजन, ट्रेनिंग अच्छी नहीं है।
वन सेकेंडली, जो रशिया का फिलहाल बदहाल हुआ है, इसमें बहुत बड़ा रोल है रशिया के अंदर मिलिट्री में करप्शन का। रशिया की मिलिट्री पे जो पैसा आता था, ये अपने पैसे से ट्रेनिंग्स नहीं करते थे। अपनी व्हीकल, जैसे ट्रक होता है ना, उसके टायर रोटेट करने होते हैं हर 3 महीने, ताकि वो सूरज से वो गड़बड़ा ना जाए। ये उस छोटी लेवल तक की चीजें नहीं करते थे। सस्ते टायर लगाए हुए थे, तभी इनके पूरे के पूरे काफले जो ट्रक्स और टैंक्स के थे बर्बाद हो गए थे कीव में। वो एक एग्जाम्पल है। तो रशियन आर्मी मिलिट्री जो भी थी, बहुत बड़ी करप्शन रही है, वो बहुत बड़ा कारण है रशिया का पिटने का। सेकेंडली, एज सर अभी बिल्कुल डेफिनेटली कह रहे हैं, रशियन टेक्नोलॉजी पुरानी है, आउटडेटेड है, परंतु फिर भी ये लड़ सकते थे अगर इन पे जज्बा ज्यादा होता। बट एक इनकी बहुत बड़ी ऑल्सो मिस्टेक, वही बात इलेक्ट्रॉनिक्स की, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को यूक्रेन और वेस्टर्न एजेंसी ने टोटल हैक कर दिया, जैम कर दिया। ये लोग अपने लोकल सेल फोन से एक से दूसरे को मेजर जनरल बात कर रहे हैं। इनके सेल फोन की लोकेशन उन्होंने आइडेंटिफाई कर ली। किसी ने भी, आपकी सीआईए और मोसाड या जो भी ब्रिटिश ने आइडेंटिफाई कर लिया लोकेशन है, यूक्रेन ने इसको बताया भैया ये लोकेशन है, या तुम रॉकेट मारो, बुम डन, जनरल कमांड मारा गया। तो ये तो हाल था इनकी, है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की वल्नरेबिलिटीज का। तो रशिया सारे आसार से इस समय तो, बट रशिया डेप्थ है, पर रशिया पे डेप्थ है, पीपल लगाएगा। अपनी वो प्रोडक्शन रैंप अप कर रहा है, पर दुनिया भर से सैंक्शंस है, उसको मॉडर्न चिप्स नहीं मिल रही हैं। कुछ आ रही हैं, वो बात अलग है। तो कितनी जल्दी अपनी प्रोडक्शन बढ़ा लेगा रशिया, ये सारे फैक्टर्स हैं। और आने वाले वक्त में रशिया का बजट भी कम होता जाएगा, जैसे तैसे इनके ऑयल एंड गैस रेवेन्यूज कम होते जाएंगे। यूरोप इस साल के एंड तक अपने को पाइपलाइन से जो गैस आती है उससे इंडिपेंडेंट मोरलेस कर लेगा। वो एलएनजी फ्लोटिंग टर्मिनल जर्मनी ने एक बना लिया है, वो बना लेंगे। इनकी वेपन इंडस्ट्री जो रशिया की थी, एक्सपोर्ट की अच्छी खासी राइट इज्जत थी, उसका भी भट्टा बैठ गया है। वो एक्सपोर्ट, अव्वल तो इनको अपनी वॉर में चाहिए, और दूसरा अब जो नए खरीदार है वो भी तो देखे ना भाई, रशिया की परफॉर्मेंस क्या रही है इनकी वेपनरी की, इंक्लूडिंग इंडिया। हमें भी चिंता और हमें सोचना है कि इनके वेपन्स की अगर ये हालत है और अमेरिकन के सामने ये जा रहा है, तो इनकी जो वेपन्स एक्सपोर्ट, जो डिफेंस इंडस्ट्री थी रशिया की, उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा ऑल्सो। तो ये फैक्टर्स होंगे, बट एट द सेम टाइम रशिया के पास जो अल्टीमेट है वो न्यूक्लियर वेपन है, और वो एक वेपन है जो उसे बचाए हुए है। बट उस वेपन की अब ये रोज टेस्ट करते रहते हैं, इतने भयानक हाइपरसोनिक मिसाइल, ये वो सरमत है जो अमेरिका को उड़ा देगा। पर अमेरिका को उड़ाने का वक्त तो नहीं आएगा ना, अभी तो पहले यूक्रेन में ऑन द ग्राउंड कैप्चर करना है, वो ये कर नहीं पा रहे हैं। और मिस्टेक कोई होगा। गेम चेंजर, आई मीन वी डोंट नो, कुछ भी सरप्राइज हो सकता है, बट दिखता नहीं है। यही लग रहा है वॉर ग्राइंडर की तरह चलती जाएगी। कुछ रशिया आगे बढ़ेगा, और अभी जब टैंक्स आ जाएंगे यूक्रेन के पास, तब हो सकता है रशिया को ये पिछाड़ना और शुरू कर दे। मेरे विचार से रशिया के पास एक गेम थोड़ा सा चेंज करने का मौका है, अगर वो कर पाए। वो ये है कि वेस्टर्न बेलारूस पे जाकर के वहां से वेस्टर्न यूक्रेन की तरफ रशिया भयानक रूप से आ जाए। बिल्कुल, क्योंकि ये आपने जो सारे ठीक कहा कि नेटो के, पर कर्नल सिंह, आपके पास हम आना चाहें, जीजे सिंह जी, क्या आपको लगता है कि ये एक सिर्फ, क्योंकि चाइना भी बोल रहा है कि वो रशिया को हथियार देगा, तो ऐसा में एक हथियारों की होड़ हो गई है, वेस्टर्न कंट्रीज जिनको बेच रहे हैं और ये एक बिजनेस प्रपोजिशन कर रहे हैं। दूसरी चीज ये भी है कि यूएस में नवंबर में इलेक्शन है और बाइडन की जो पॉपुलैरिटी है वो नीचे जा रही है। तो ऐसे में बाइडन का ये विजिट जो है ये भी सिग्निफाई करता है कि वो अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए किसी भी तरह से ये प्रेशर डाल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि इन पॉलिटिशियंस के माइंड के अंदर इलेक्शन तो हमेशा रहती है। और साथ में देखा जाए कि ये बाइडेन साहब जो हैं, ये अपने आइडियोलॉजी जो है, ये एक डेमोक्रेसी को जो कॉन्सेप्ट है उसको बढ़ावा देने की जो इनकी कोशिश है कि दुनिया में हो, वो कामयाब हो रही है। क्योंकि ये लड़ाई जो शुरू हुई थी, ये इसी के ऊपर हुई थी कि रशिया जो है वो इन्वेडर है, और यहाँ पे डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट काम कर रही थी। जेलेंस्की एक लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है वहां का, और वो उसको हटाना चाहता था। तो ये जितने वेस्टर्न कंट्रीज है वो अगेंस्ट हो गए उसके, प्यूटन के। प्यूटन ने काफी कोशिश की, काफी हावी हुआ इनके ऊपर, पहले काफी उसने बम्बार्डमेंट की, मगर उसकी फौज की, या उनके जो जर्नल हैं उनके अंदर जो मैंने कमी देखी वो ये है
कि वो बिल्डिंगें तो तोड़ रहे हैं, बिल्डिंगें, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी चीजें तोड़ रहे हैं, मगर जो उनके असली ठिकाने थे, उनके डेपो थे, उनके अड्डे थे, उनके ऊपर उनकी टारगेटिंग नहीं थी। तो एमुनेशन बहुत ज्यादा उन्होंने बर्बाद तो ऐसे बेफजूल कर दिया। तो इसी की एक रीजन है कि उनके जो स्टॉक्स हैं एमुनेशन के वो कम हो गए हैं। अभी वो चाइना से लेना चाहते हैं, चाइना कह रहा है कि मैं दूंगा आपको। और फिर उनकी फौज नहीं लड़ रही थी, उन्होंने पहाड़े के वो जो चेचनिया है उसके वो फाइटर लिए पहाड़े के, वो भी मैदान में आए, वो भी आके चले गए। सीरिया के आए, वो भी आके चले गए। फिर उन्होंने अपने दूसरे सिविलियंस को लेके आए, वो भी कुछ लड़े कुछ नहीं लड़े। अभी इनकी जो आर्मी है उसके अंदर जैसे सभी लोग कह रहे हैं कि वो दम नहीं है, जबकि यूक्रेन जो है वो आन बान शान की लड़ाई लड़ रहा है। वो कह रहा है कि आप आओ, कैसे हमारे देश को आप कब्जे में करेंगे। और दूसरी बात भी उनकी ठीक है कि देखिए कोई भी देश जो है वो अपनी आन बान शान की लड़ाई लड़ता है, घुटने तो टेकने नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी मिलिट्री स्कूल के अंदर या मिलिट्री कॉलेज के अंदर ये तो सिखाया नहीं जाता कि अगर एक सुपर पावर या ताकतवर देश के साथ लड़ाई हो गई तो आप वहां पे घुटने टेक दो, उनके गुलाम हो जाओ। और ये रशियन आर्मी जो है वो ऐसे नहीं है जैसे कि हमारे इंडियन आर्मी वेल डिसिप्लिन्ड एक आर्मी है, जहाँ कई यूरोपियन कंट्रीज की वेल डिसिप्लिन होती है। ये तो बड़े सैवज हैं, क्योंकि जो लोगों ने सोवियत रशियन डोमिनेशन देखी है वो खुश नहीं थे इनके साथ, तभी ये टूटे हैं। तो इसलिए ये कई चीजें हाँ, फैक्टर्स आ गए हैं बिल्कुल आपने ठीक कहा कि यूक्रेन के लिए ये आन बान शान की लड़ाई है, लेकिन अब सिचुएशन उल्टा हो गया है। पुतिन के लिए भी हमें लगता है कि ये आन बान शान की लड़ाई होगी और पुतिन के पास अब कोई वे आउट नहीं है कि वो बाहर निकले। चलिए अब आपको एक बार सुना देते हैं कि इस मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। It was very late at night in Washington, very early in the morning here in Kyiv. Russian planes were in the air and tanks were rolling across your border. You told me that you could hear the explosions in the background. I'll never forget that. आपने सुना रविंद्र सर से, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भारत पे इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि हम एक बिजनेस चैनल है तो हम ये आपके पाएंगे कोविड के पहले जो स्थिति थी उस स्थिति में लगभग इकॉनमी रिवाइव कर रही है, भारत की इकॉनमी रिवाइव कर रही है। हम रशिया से क्रूड इंपोर्ट करने लगे हैं जो कि लगभग 30% हमारे टोटल क्रूड का है, जो शुरू में कोविड के पहले, वार के पहले 2 या 3% था। तो इस अगर ये वार और कंटिन्यू करता है तो भारत पे इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है और इंडिया और रशिया का जो रिलेशनशिप है उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, जहां तक इकोनॉमी की बात है, डेफिनेटली काफी हद तक कुछ हद तक डिपेंड करेगा गैस एंड ऑयल की कीमतों का। अभी एक एलिमेंट और आ गया है, इन G7 कंट्रीज ने एक प्राइस कैप इंट्रोड्यूस करा है, राइट, कि $60 से ज्यादा का रशियन तेल नहीं बिक सकता दुनिया में। तो इन ए वे उसका हमें फायदा है कि मतलब ऑलरेडी अगर हम उस पर ऑब्लाइज करें या ना भी करें, ओवरऑल ऑयल की प्राइसेस समय क्रूड की नीचे है तो शायद हम मैनेज कर लेंगे जैसा भी चल रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड बाकी सारी जो फूड इन्फ्लेशन वगैरह है उसका वो वैसे ही चलता रहेगा। आप एक चीज और देखिए, ओवरऑल में इस वॉर के चलते जो हो रहा है, इवन चाइना की ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है, राइट। और जब चाइना की ग्रोथ स्लो डाउन होती है तो पूरी दुनिया भी स्लो डाउन होगी, जिसके विच इंक्लूड्स अस ऑल्सो। तो ओवरऑल ये साल आई डोंट सी कि फ्रॉम द इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा रोजी रहेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। एंड ऑलरेडी जो प्राइसेस वगैरह हाई है, कीमतें ऊंची रहेंगी। रॉ मटेरियल्स, चिप्स, सेमीकंडक्टर चिप्स जो पूरी इंडस्ट्रीज में लगते हैं वो ऑलरेडी महंगे हो रहे हैं और होते रहेंगे, क्योंकि यहाँ ताइवान की भी टेंशंस हैं। और कुछ रॉ मटेरियल इन चिप्स को बनाने का यूक्रेन से, और कुछ एक नियॉन गैस और पैलेडियम रशिया से आता है, उसकी वर्ल्ड सप्लाई में क्या होगा। सो ओवरऑल इस तरह की अलग अलग चीजें शायद उभरेंगी जिसके चलते इकोनॉमी शायद थोड़े रफ टेरेन में रहे। मैं एक चीज और कहूंगा, भारत और रशिया के रिश्तों को लेके हमें क्या फर्क होगा। ओवरऑल मेरे विचार से अनफॉर्चुनेटली हमें नुकसान हो रहा है।
जितना रशिया कमजोर होता जाएगा उतना रशिया चीन की तरफ टिल्ट करेगा, जो अभी होना भी शुरू हो गया है, राइट। और जितना ज्यादा रशिया को दुनिया से अलग थलग कर दिया जाएगा, तो वर्ल्ड वॉर है, रशिया को कल्चर, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, हर चीज से दुनिया से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर रहे हैं, राइट। तो जितना ज्यादा वो हो, आई मीन ये G7 देश कर रहे हैं, बाय द वे, पूरी दुनिया नहीं है, ये 10-12 देश है, बट यही सबसे पावरफुल इकोनॉमीज है। अफ्रीकन नेशंस तो आधे से ज्यादा नॉन कमिटल है, हम भी नहीं कह रहे हैं, राइट। बट इस वीकनिंग से रशिया को चाइना का और एंड और मदद लेना पड़ेगा, और जितना रशिया चाइना का मदद लेगा उतना हमारे लिए थोड़ी ये प्रॉब्लम है कि हमें एक रशिया अच्छा पार्टनर था, दोस्त था, जो चाइना को हम मिडिल पर्सन करके कुछ उसको हम सद्बुद्धि दे सकते थे, और यहाँ चाइना की बल्कि वो चाइना के खेमे में जाता जाएगा रशिया। तो वो दिक्कत है। दूसरा दिक्कत हमें है डेफिनेटली, यस आई वुड से, हमारी मिलिट्री सप्लाईज की, ओके, और अपग्रेड्स की। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि भारत पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, सबसे ज्यादा पड़ेगा अगर रसिया वीक होता है। लेकिन भारत में इस बार मेजबानी कर रहा है G20 का, तो शायद भारत के लिए एक बहुत बड़ी ये चैलेंज भी होगी कि आने वाले दिनों में G20 के नेता जब भारत आएंगे और जो मीटिंग्स चल रही है उसका एजेंडा तय करने में कि क्या वो एजेंडा हो, कैसे वर्ल्ड पीस लाया जाए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए हमारे पास इतना ही वक्त था, स्वदेश आवर के लिए आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।